अरे भाई, मैं युवाओं के साथ आया हूं टाउन हॉल में, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि असम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विकास के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि ये टाउन हॉल के माध्यम से मैं असम के युवाओं के साथ, हमारे साइबर योद्धाओं के साथ बातचीत कर रहा हूं। भैया फोटोग्राफर प्लीज, हो गया फोटो? कितने लोग हैं, क्या करोगे इसका? बीच में चले जाओ मीडिया के साथ, और बाकी लोग भी साइड में हो जाए जरा। साइड में, या तो बैठ जाओ, नीचे बैठने में क्या आपत्ति है भाई? यहां इतनी सारी जगह है, कार्यकर्ता आए सारे बैठ जाए यहां पर। कार्यकर्ता कोने में खड़े, बीच में बैठ जाए, बैठ जाओ भाई बीच में। आगे आकर बैठ जाओ कैमरा के सामने। मित्रों, आज मैं असम में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और असम के युवाओं के साथ, असम के प्रबुद्ध जनों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से संवाद कर रहा हूं। और स्वाभाविक है कि यह संवाद ये चुनाव के महत्व और चुनाव के उद्देश्य के लिए, ये चुनाव जो है किन किन लोगों के बीच में, चुनाव का महत्व क्या है और चुनाव का उद्देश्य क्या है। चुनाव करने के तो लोकतंत्र में आप किसी को भी वोट दोगे, एक सरकार बन जाएगी, मगर क्या वो सरकार श्रीमंत शंकरदेव के स्वप्न को पूरा करेगी क्या? अगर आपने वोट देने में गलती करी तो भूपेन हजारिका की आवाज को दुनिया भर में फैला पाएगी क्या? अगर क्या आपने वोट देने में गलती करी तो लचित बरफुकन की संस्कृति को वो आगे बढ़ा पाएगी क्या? यह असम कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, सदियों से चला आया सांस्कृतिक धारा प्रवाह है। ये कोई जियो पॉलिटिकल राज्य नहीं है। हजारों सालों की संस्कृति को धीरे 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 संजोकर ब्रह्मपुत्र से भी बड़ी एक सांस्कृतिक नदी का एक प्रवाह है। हमारी जिम्मेदारी है कि सांस्कृतिक नदी का जो प्रवाह बहा है, असम संस्कृति का जो प्रवाह है, उसको कोई रोक न पाए, इसकी क्षति न कर पाए, कहीं वो धारा प्रवाह कहीं सूख न जाए, वो ज्यादा वेगवान बने, वो ज्यादा सृजनात्मक बने, वो ज्यादा फलदायी बने, इसकी जिम्मेदारी हमारी। और लोकतंत्र के अंदर हमारे उद्देश्यों के परिपूर्ति के लिए हमारे संविधान में एक ही व्यवस्था है, मतदान, चुनाव, चुनी हुई सरकार, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा के आधार पर चुनाव, और पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व है कि अपने एजेंडा को पूरा करना। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के बीच में लड़ाई है। मेरी एक गलती को आपने पकड़ा नहीं, ये कोई ट्रायंगल नहीं है। कांग्रेस की गोदी में ही बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। असम की महान जनता ने तय करना है कि श्रीमंत शंकरदेव के स्वप्न को कौन पूरा कर पाएगा।
भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद का गठजोड़ पूरा कर पाएगा, या फिर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमत का गठजोड़ पूरा कर पाएगा? मैंने असम का इतिहास पढ़ा है। काला पहाड़ के नाम को आज असम की जनता आज भी जानती होगी। मित्रों, इसके लिए इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की गोदी में देख लीजिए, आज भी काला पहाड़ आपको दिखाई पड़ेगा। वो क्या शंकरदेव और माधवदेव के स्वप्न को पूरा करेंगे क्या? वो भूपेन दास के स्वप्न को पूरा करेंगे क्या? मुगलों के रोकने वाले, अपने अणु अणु से असम की स्वाधीनता के लिए रक्त बहाने वाले लचित बरफुकन के स्वप्न को वो पूरा करेंगे क्या? क्या वो घुसपैठ रोक पाएंगे क्या? ये तय करने का ये चुनाव है कि असम किस दिशा में जाना चाहता है। और मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं आपकी सबके सामने, तो आप लोग सिर्फ वोटर हो इसलिए नहीं आया हूं। आपका दायित्व है कि ये जो विचार है असम के घर घर तक, असम के मतदाता तक, हर मतदाता तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। यहां कुछ तो युवा बैठे हैं जो मेरे साइबर योद्धा हैं, कुछ एडवोकेट बैठे हैं, कुछ साहित्य परिषद के लोग बैठे हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। ये सब की जिम्मेदारी है कि हम असम की जनता का मार्गदर्शन करें कि कैसा असम चाहिए और जैसा चाहिए ऐसा कौन बना सकता है। अगर आप गहराई से सोचोगे तो ये चुनाव आपको, मुझे और असम की जनता को, तीनों को एक निश्चित लक्ष्य तक ले जाने वाला चुनाव बनेगा, जो स्वर्णिम असम का स्वप्न को पूरा करेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने असम गण परिषद और हमारे बोडो साथियों के साथ एक समझौता कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमारे चुनाव लड़ने के 5 स्तंभ हैं: सुरक्षा और सम्मान, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और जुड़ाव, जुड़ाव को मैं बाद में, समृद्धि और जुड़ाव, इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, शांति और संवाद, स्वनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ये 5 स्तंभ पर हम भविष्य के असम को आगे ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें असम के घर घर तक, असम के गांव गांव तक, असम के युवा के मोबाइल के अंदर और उसके दिल के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और मोबाइल के जरिए ही आप उसके दिल के अंदर जगह बना पाओगे। अभी मैं भूपेन हजारिका ब्रिज के फोटो के साथ सेल्फी लेकर आया हूं। ये प्रतीक है असम जिसकी राह देखता था। कई लोग इसकी व्याख्या करते हैं, सबसे बड़ा ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं व्याख्या करता हूं असम के अंदर ऊपरी असम और लोअर असम को जोड़ने वाला ये ब्रिज है। ये असम के अरमानों का ब्रिज है, असम के लोगों की आशाओं का ब्रिज। क्योंकि सालों तक यही काम किया गया, अलगाववाद फैलाना, अलग 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 प्रकार से। और मित्रों, हमारा काम है, प्रधानमंत्री जी का संदेश है, सबका साथ, सबका विश्वास, विकास और सबका विश्वास। वही हमारा संदेश, और वही असम को आगे ले जा सकता है, वही असम को विकास के रास्ते पर प्रशस्त कर सकता है, वही असम के हमारे गौरववान इतिहास को फिर से ला सकता है। और इसीलिए हम सब ने काम करना है। और इस पूरा सभागार में और 6 जगह से जहां हजारों युवा मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपके मन में है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए 1 महीना काम करना है, तो मेहरबानी कर इतने ओछे आशय के साथ काम मत करना। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं हो सकता, हमारा उद्देश्य ही ये नहीं हो सकता, हमारा उद्देश्य असम की संस्कृति को बचाना हो सकता है। हमारा उद्देश्य
आसाम के युवा को आसाम के बाहर रोजगारी के लिए न जाना पड़े, ऐसे आसाम को बनाना हो। हमारा उद्देश्य समृद्ध आसाम की रचना का हो सकता। हमारा उद्देश्य आसाम की अनेक प्रकार की स्थानीय जनजातियों को और अनेक प्रकार के रहने वाले बासिंदों को जोड़ने वाली एक संस्कृति का निर्माण हमारा उद्देश्य हो सकता है। और ये उद्देश्य पूर्ति करने का साधन ये आसाम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है। इसलिए जब काम करने निकलो तब आप ये सोच कर निकलना कि आसाम के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार, आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा राजमार्ग है, पूरे उत्तर पूर्व को। क्योंकि मैं तो यहां सब चुनाव लड़ाया हूं, मुझे याद है आसाम के अंदर आपने सरकार बना दी। आज 8 सरकारें नॉर्थ ईस्ट में नेडा की है, 8 सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। और उत्तर पूर्व देश के करीब 8.5% भूभाग यहां पर है। इतना बड़ा भूभाग, देश की सीमाएं लगी हुई, देश की सुरक्षा इसके साथ जुड़ी हुई और देश के व्यापार का केंद्र भी आसाम बन सकता है। इसलिए आसाम का चुनाव ये कोई महज सरकारों को कंटिन्यू करने का चुनाव नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री करने का चुनाव नहीं है, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। आसाम का चुनाव भारत के जीडीपी के अंदर आजादी के पूर्व उत्तर पूर्व का जो कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन वापिस सिद्ध करने का चुनाव है, आसाम को समृद्ध बनाने का चुनाव। और इसलिए मैं आप सबको कहने आया हूं कि हम आगे आने वाले दिनों में काउंटिंग तक पूरा समय आसाम के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की और साथियों की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए हमने लगाना चाहिए। मित्रों, आंदोलन, हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, घुसपैठ, आतंकवाद, मानो 20-25 सालों से 80 के दशक से हम मानते ही नहीं थे कि इसके बगैर आसाम हो सकता है क्या। कितने आंदोलन झेले, कितने हमारे आसाम के बेटे मारे गए, कितनी घुसपैठ हुई। आसाम की अस्मिता की बात करने वाले घुसपैठ रोक पाए क्या? घुसपैठ नहीं रोक सकते तो आसाम की अस्मिता को क्या खाक बचाओगे? और आपकी गोदी में जब अजमल बैठा है और आसाम की अस्मिता की बात करते हो, शर्म नहीं आती आपको? किस मुंह से बात कर रहे हैं? आतंकवाद, आसाम के अंदर आए दिन गोलियां चलती थी, जनजीवन ठप हो जाता था, कर्फ्यू लगे रहते थे और मित्रों भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रहती। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं 5 साल हमने ऐसी सरकार चलाई है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष भी नहीं लगा सकता। एक पारदर्शी और प्रामाणिक सरकार हमने चलाई और घुसपैठ के अंदर भी रोक ली है। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि असमिया संस्कृति की पहचान और उसके संरक्षण की ये लड़ाई है। मित्रों, जो हमारा महागठबंधन है इसके लिए असमिया संस्कृति और उसका संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मित्रों, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल, आप किसी को भी नींद में से उठाकर पूछ लो, वो तुरंत कहेगा कि ये लोग असमिया संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कंधे पर बैठकर ही अगर वो सत्ता में आए तो कल फिर से एक बार घुसपैठ होनी है जो अपने पैरों के तले असम की संस्कृति को रौंदेगी, असम के साहित्य को खत्म करे, असम के संगीत को खत्म करे। और वो घुसपैठ रोकनी है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी निर्लज होकर एक और सेक्युलरिज्म की बात करते और दूसरी ओर यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ बैठे, केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ बैठे
और बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के साथ बैठे एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। इनकी सेक्युलरिज्म की व्याख्या शायद दुनिया में यूनिक पद्धति की। और आज भी मैं बिल्कुल आसाम के युवाओं के साथ संवाद करता हूं, तब वो कहते हैं कि साहब, कांग्रेस के साथ बदरुद्दीन अजमल को देखकर काला पहाड़ और सैयद सादुल्ला आज भी हमें याद आ रहा है, जिसने आसाम के अंदर धर्म परिवर्तन को वेग दिया था। ये आसाम की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, आसाम की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते। आसाम की अस्मिता की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और ये कर हमने बताया है। भूपेंद्र पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज बने और विशेषकर आसाम की आवाज बने। दुनिया भर में आसाम के साहित्य और संगीत को, आसाम की कला को उन्होंने दुनिया भर में पहुंचाया। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही साहब, भूपेन हजारिका को भारत रत्न देना उनको याद नहीं आया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली ही टर्म में भूपेन हजारिका को भारत रत्न दे दिया। आसाम के सत्र के अंदर मैं अभी शंकर देव जी के सत्र में जाकर आया। पूरी जमीन, पूरी भूमि घुसपैठियों ने कब्जे करी थी, मगर वो खाली नहीं कराती क्योंकि उनमें उनकी वोट बैंक छुपी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने भद्रवा सत्र के अंदर घुसपैठियों की भूमि को खाली कराकर आज फिर से नामगढ़ को प्रतिष्ठित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बदरुद्दीन की भाषा तो सुनिए। और कांग्रेस कहती है भाषा सुधारो वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भैया, किसने रोका है आपको? आज ही छोड़ दो, भाषा तो उसकी वही है, इतने सालों से है। मगर कहते भाषा सुधारिए वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? आसाम की जनता को इस तरह से आप मूर्ख नहीं बना सकते। आसाम की जनता आपके सत्ता लोभ को जानती है। जो कांग्रेस के नेता गोगोई साहब चुनाव जीतने के लिए कहते थे कि अजमल कौन है, उनके बेटे आज ही अजमल के साथ मंच साझा करने में शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता प्राप्त करनी है। सत्ता का जरिया क्या? ये सत्ता का जरिया हो सकता है क्या मित्रों? और जिस प्रकार से यहां पर जनसंख्या के में बदलाव हो रहा है, वो रोकना है तो यहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से लाना पड़ेगा। मित्रों, आंदोलन मुक्त आसाम, ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। संस्कृति की संरक्षण के साथ, संस्कृति के जुड़ाव के साथ आंदोलन मुक्त आसाम भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कितने साल आंदोलन किया, अलग अलग मुद्दों पे हमें भटका दिया गया, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके लिए उसके लिए। क्या हुआ? आसाम के युवा मारे गए, आसाम का विकास ठप हो गया, आसाम का डेवलपमेंट खत्म हो गया। और आज जो कांग्रेस पार्टी जो आसाम के युवाओं पर गोली चलाने वाली पार्टी थी, वो ही आसाम की अस्मिता की बात करती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अपने पास्ट को भी ये लोग नहीं देखते हैं। इतिहास तो न पढ़े। 20 साल पहले आसाम के युवाओं पर मुझे युवा बताए किसने गोली चलाई थी भाई? जरा बताइए किसने गोली, किस पार्टी की सरकार थी जब आसाम आंदोलन के युवाओं पर गोली चली? जोर से बोलिए, कौन थे वो? कौन थे वो? आज जिन्होंने आंदोलन भड़काया, जिन्होंने आंदोलन के करने वालों पर गोली चलाई, वो आज आसाम के विकास की बात कर रहे, आसाम की अस्मिता की बात कर रहे। अरे अपने गिरेबान में जाग कर देखिए, आप नहीं कर सकते हैं। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आसाम को आंदोलन मुक्त करने का काम किया है, विकास के रास्ते पर चलाने का काम। सैकड़ों युवाओं की निर्मम हत्या करने वाली कांग्रेस और जो आंदोलन करने वाले थे, आज वो वोट कटवा बनकर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, भाजपा के खिलाफ खड़े हैं।
मुझे बताइए भैया, जो आंदोलन करते थे वो कांग्रेस को हरा सकते हैं क्या? जरा मुझे जोर से बोलिए, हरा सकते हैं क्या? हरा सकते हैं? हरा सकते हैं? तो भाजपा को हराने का मतलब है कांग्रेस को जिताना। वो उनको मालूम नहीं है क्या? जिन्होंने आसाम के युवाओं पर गोली चलाई, उसके लिए आप भाजपा को हराने निकले हैं। मैं इनके लिए भी अपील करने आया हूं कि एक बार आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। इतने सारे युवा मारे गए, आपको एक बार अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए। मित्रों, और भाजपा के अभी अभी जिस प्रकार से 5 साल हमारी सरकार चली है, मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आसाम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़कर पूरे आसाम को एक संदेश दिया है कि अब साहित्य, संस्कृति और संगीत तीनों का रक्षण अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो हमारा दूसरा मुद्दा है आंदोलन मुक्त आसाम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन देखा था जिसके अंदर हमने आसाम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाला बुनने का काम किया। मैं पीछे आता हूं, 70 साल में कांग्रेस ने एक ब्रिज बनाया था ब्रह्मपुत्र पर, एक ही ब्रिज बनाया। वो चाहते ही नहीं थे 2 आसाम एक हो। मोदी जी ने 6 साल के अंदर 6 ब्रिज बनाने का काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को 20,000 किलोमीटर से ज्यादा 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने रोड रास्ते बनाए हैं, बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया है, ढेर सारे अस्पताल बनाए हैं, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक 5 साल में ही कर रहा है। मैं कांग्रेस के सारे नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, गुवाहाटी के किसी भी चौराहे पर आ जाइए, आप सारे इकट्ठा होकर आ जाइए। 60 साल में आपने क्या करा, 6 साल में हमने क्या करा, इसका हिसाब किताब हमारा युवा मोर्चा का प्रमुख आकर आपको दे देंगे। हमने एक नींव डाली है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव, विकसित आसाम की नींव, और वो नींव पर अब एक बड़ी इमारत बनानी है, बड़ा महल बनाना है, एक समृद्ध आसाम का महल। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बढ़ाया ही है, परंतु वो तो नींव है। आगे वो नींव पर एक समृद्ध आसाम का बड़ा महल बनाने की जरूरत है, और वो बनाना है तो आसाम को बाढ़ से मुक्त कराना पड़ेगा। 38% आसाम का हिस्सा बाढ़ग्रस्त, 38%। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत कर दी सैटेलाइट पिक्चर के द्वारा, न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विजुअल लेकर बाढ़ को कहां बड़े बड़े सरोवर में, बड़े बड़े तालाबों में तब्दील किया जा सकता है, पानी को डाइवर्ट कर कर इसकी शुरुआत की। और मैं आपको गारंटी कर देता हूं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सर्वानंद और हेमंत की जोड़ी को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम हम अगले 5 साल में। आसाम का बाढ़ मुक्त होने का मतलब मालूम है आपको? 70-80 हजार करोड़ का सालाना नुकसान होता है। एक 5 साल के अंदर 3.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। वो नुकसान को आप बचाते हो तो आसाम से बजट से बड़ी राशि उपलब्ध हो जाएगी आसाम के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए। मगर कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा इसको इसके साथ लड़ाना, उसको उसके साथ लड़ाना, और यही राजनीति करते रहे। मित्रों, मैं आपको कहता हूं कि हम बाढ़ मुक्त आसाम के बारे में भी आगे बढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट के जरिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का सर्वे कर दिया गया है। बड़े बड़े सरोवर और बड़े बड़े तालाब बनाकर वो पर्यटन के केंद्र भी बनेंगे और आसाम की बाढ़ को रोकने का कारण भी बनेंगे। और इसके लिए फिर से एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मित्रों, हमने आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करने का वादा किया। मैं ही घोषणा पत्र रिलीज करने आया था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। आज कोई भी सर्वे करा लीजिए, दुनिया में कहीं से भी सर्वे करा लीजिए, घुसपैठ करने से पहले 5 बार सोच रहे हैं, 5 बार सोच। हर थाने को करेक्ट कर दिया गया है। जहां नदियां हैं, जहां बाढ़ नहीं बन सकती है,
वहां पर हमने वर्चुअल चौकियां बिठाई है और वर्चुअल चौकियों की कनेक्टिविटी पुलिस थाने और पुलिस स्टेशन के अंदर करी है, सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ करी है। और इसके माध्यम से हमने घुसपैठ को रोका है। काजीरंगा के जंगलों के अंदर घुसपैठियों ने जमीन हड़प ली थी। ये कोई आज की बात नहीं है, गत 35 सालों से चलता था। किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर जाकर गैंडों का शिकार करने वाले घुसपैठियों को रोके और काजीरंगा की जमीन को उनसे मुक्त कराए। हमारी सरकार ने एक दिन रात को तय किया, दूसरे दिन रात को काजीरंगा के जंगल में एक भी घुसपैठिया नहीं। और इसके कारण आज लगभग गैंडों का शिकार नहीवत हो गए। आसाम का गौरव है, पर्यटन का आकर्षण केंद्र है गैंडा, और वो गैंडे को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मगर क्योंकि हमारी वोट बैंक चली जाएगी, ये घुसपैठी हमें वोट देते हैं, इसलिए वो उनसे जमीन खाली नहीं कराते थे। मित्रों, मैंने जैसे ही कहा, सत्र की भूमि भी घुसपैठे कब्जा कर बैठे थे। मैं अभी जिस जमीन कब्जा कर बैठे थे और असम सरकार ने जो जमीन को खाली कराया, उसी जमीन पर, इसी भूमि पर मेरा हेलीकॉप्टर उतारकर श्रीमंत शंकर देव को श्रद्धांजलि नामगढ़ के अंदर देकर आया। मैंने पूछा कि वो भूमि कहां है, तो एसपी ने बताया कि साहब आप खड़े हो, वो वही भूमि है कि जो घुसपैठियों ने जब्त कर ली थी। मित्रों, ये सारी चीजें आसाम के विकास को बाधित कर दिखती नहीं है। काजीरंगा के कारण टूरिज्म खत्म हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। हमारा जनजीवन ठीक है भाई, कहीं नौकरी मिल गई है, नौकरी करो, शाम को आओ, टीवी देखो, खत्म। 5 साल में एक बार किसी को वोट दे दो। मगर उससे आसाम का विकास होगा क्या? उससे आसाम का भविष्य संवरेगा क्या? मैं मानता हूं नहीं संवरेगा। मित्रों, जागरूकता से प्रचार करना चाहिए, जागरूकता से वोट करना चाहिए। 5 साल में एक मौका देते हैं। मैं यहां बहुत सारी बहनें हैं, मगर युवा अवस्था की बहनें, जब माताजी मटकी लेने जाती है पानी की, अब तो मटकी भी कम लेते हैं, जग में पानी रखने का चलन हो गया है, परंतु मटकी लेते, मटकी समझते हो ना भाई आप, क्या कहते हैं असमी में इसको? लेने जाते हो, उस पर टकोरा लगाते हो ना, है कि पक्का है या कच्चा रह गया है, लगाते हैं ना। कितने रुपए की मटकी आती है बताओ भाई? 150 रुपये की। 150 रुपये की मटकी लेने में 10 टकोरा लगाते हो, जिसको 5 साल आसाम के देना है। टकोरा लगाकर वोट देना भाई, कहीं छलावा न हो जाए, वरना 5 साल भुगतना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि वोट देने के पहले ये सारे चीजों को आपको, जो कौन किस पार्टी के साथ है, कांग्रेस और अजमल साथ है, आंदोलन मुक्त आसाम कौन बना सकेगा, बाढ़ मुक्त आसाम कौन बना सकेगा, घुसपैठिया मुक्त आसाम कौन बना सकेगा, और आतंकवाद मुक्त आसाम कौन बना। अलग अलग प्रकार के हथियारी ग्रुप इतने साल से आसाम की भूमि को रौंदते रहे, लोगों को मारते रहे। खून चाहे सिक्योरिटी के जवान का बहा, चाहे आसाम की जनता का बहा, चाहे उग्रवादी का बहा, खून तो भारत के लोगों का ही बहा था। मगर चिंता नहीं की उन्होंने, कभी चिंता नहीं की। एक 5 साल के अंदर अलग अलग 10 ग्रुपों के 2000 युवा हथियार छोड़ चुके हैं और मुख्य धारा में वापिस आ गए। 5 साल के अंदर एक भी बड़ी उग्रवादी घटना आसाम के अंदर उग्रवादी नहीं कर पाए हैं। मैं मानता हूं एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सिद्धि है। ये बोडो समझौता इतने सालों से सफल नहीं होता था। मोदी जी के नेतृत्व में 2020 के अंदर हमने बोडो समझौता किया और पूरा बोडो क्षेत्र बोडो नॉन बोडो के झगड़े से बाहर आ गया। अभी अभी चुनाव हुआ, चिंता मत करना मित्रों, वहां पर भी कमल खिला है, कमल खिला है। और आज आतंकवाद मुक्त असम करने का जो अभियान था वो लगभग समाप्ति के आरे पर है। 2000 से ज्यादा लोगों ने 1600 से ज्यादा हथियार जमीन पर डालकर सरेंडर किया है।
हमारा कार्बी और अंगलोंग शांति समझौता भी हो गया है, उन्होंने हथियार तो डाल ही दिए हैं, इलेक्शन कमीशन की परमिशन मिलेगी तब समझौता भी हो जाएगा। एक और बड़ा जिला आज आतंकवाद मुक्त हो जाएगा मित्रों। धीरे धीरे कर कर पूरे आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाने का मोदी जी का स्वप्न है, वो हमने लगभग 5 साल के अंदर भी पूरा किया है। और छोटी मोटी जो कसर बाकी है, मुझे तो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, जो कसर बाकी है पहले ही साल में समाप्त कर कर आसाम को आतंकवाद मुक्त आसाम बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने अपने स्वभाव के अनुरूप 2 काम किए, परिवारवाद की राजनीति चलाई, तोड़ो और राज करो, विवाद झगड़ा लगाओ और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने असमी बोलने वाले लोग और बांग्ला भाषियों को लड़वाया, प्लेन्स और हिल्स को लड़वाया, अपर आसाम और लोअर आसाम को लड़ाया। मगर ये सब के पीछे मकसद क्या? मकसद यही था कि ये सारे झगड़े होते रहे और वो आराम से राज करते रहे। उनको मालूम नहीं था कि यहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी। मित्रों, आपने एक बड़ा फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। 5 साल के अंदर हमने सारे झगड़े को समाप्त कर कर आसाम के अंदर शांति, सुख, समृद्धि लाने का रास्ता आज प्रशस्त कर दिया है। बोडोलैंड में शांति है, कार्बी आंगलोंग में शांति है, आसाम के अंदर शांति है। और शांति का रास्ता जो निकला है वो ही कर्फ्यू मुक्त आसाम बना सकता है, वो ही आंदोलन मुक्त आसाम बना सकता है मित्रों, और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मित्रों, आसाम का गौरव है श्रीमंत शंकरदेव की विचारधारा। वैष्णव संप्रदाय को श्रीमंत शंकरदेव ने यहां पर भक्ति संप्रदाय को, वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया, जिससे महात्मा गांधी स्वयं बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी। और पूरा जीवन शंकरदेव जी ने संप्रदाय को आसाम के लोगों के आत्मा के कल्याण के लिए लगाया। और उन्होंने आसाम की संस्कृति को और धर्म को नामघर केंद्र बनकर करा। सिर्फ धार्मिक उपासना केंद्र नहीं है, गांव के छोटे छोटे झगड़े वहां निपटाए जाते हैं, गांव के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद हो वहां निपटाया जाता है। गांव के अच्छे बुरे प्रसंगों में नामघर सबको सांत्वना देने का काम करता है। एक प्रकार से पूरे गांव को संभालने का काम नामघर करता है। ये नामघर नामशेष हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8000 नामघर को 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को फिर से प्रतिष्ठित करने का काम किया है। और कब से करने की जरूरत थी? घोषणा पत्र बाकी है, मगर एक घोषणा मैं आज कर देता हूं कि आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। अभी हमने 8000 नामघरों को दिया है, सारे के सारे नामघर को 5 साल के अंदर 2.5 लाख देकर उनको मजबूती प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि नामघर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं है, वो तो है ही, परंतु आसाम की संस्कृति का प्रचार केंद्र है। आसाम की संस्कृति को गौरव प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रचार केंद्र है। उसको मजबूती देना हर आसाम सरकार का काम होना चाहिए था। इतने सालों से नहीं हुआ था, हमने कर दिया। मित्रों, कांग्रेस वाले कितनी सारी योजनाएं हुई, आप मुझे बताइए, कितनी सारी नामकरण क्या किए? हमने ढेर सारे योजना का नाम आसाम के बड़े बड़े लोगों के साथ, कनकलता बरुआ फास्ट मूविंग व्हीकल कोस्ट द्वारा लिया गया। वीरांगना सती साधनी यूनिवर्सिटी गोलाघाट में बनाया। 10 दिसंबर का शहीद दिवस आसाम सरकार ने अधिकृत रूप से मनाने की शुरुआत की। कांग्रेस नहीं मना सकते क्योंकि गोली मारने वाले ही वो थे, इसलिए उनको बनाने का सवाल ही नहीं था। सरकारी कार्यालयों में लचित बरफुकन की प्रतिमा और लचित दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत हमने की, जिससे यहाँ के युवाओं को एक प्रेरणा मिले कि एक वीर पुत्र था आसाम का, जिसने मुगलों को सालों तक यहाँ आने से रोका था और आसाम को स्वाधीनता बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगा।
42 वीर अहोम राजाओं के इतिहास को हमने उजागर किया। भूपेन हजारिका जी को भी हमने भारत रत्न दिया और कांग्रेस पार्टी के थे मगर उनका भी तो योगदान था, इसलिए तरुण गोगोई को भी हमने पद्म पुरस्कार देने का काम किया। हम ऐसी चीजों में राजनीति नहीं करते हैं। मोदी सरकार ने एक सत्र के अंदर लगभग 6.5 साल हुए, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। 6.5 साल में हमारे सारे वादे समाप्त कर दिए। मित्रों, कोई बताए मुझे, हॉल में बैठे, हम तो 1950 से कहते थे कि हम धारा 370 हटा देंगे। आप में से किसी को भरोसा था कि इस देश में से धारा 370 हटकर कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन जाएगी? किसी को था? प्रामाणिकता से बताइए भैया, किसी को था? एक दिन सवेरे मोदी जी ने निर्णय किया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को संविधान से हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का। राम मंदिर 550 साल से लोग राह देखते थे कब अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर बने। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख के तारीख, कभी फैसला नहीं आता था। आपने दोबारा मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया, उन्होंने निर्णय किया और आज मोदी जी के हाथ से ही पवित्र राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखने का काम समाप्त हो गया है। 2 ही साल में आसमान को छूता हुआ एक बहुत विशाल और भव्य राम मंदिर हम देखें। 3 तलाक का ऐतिहासिक फैसला कोई सोच सकता है कोई लेगा? कितने सालों से मुस्लिम बहनों पर इक्वालिटी के अंदर भेद होता था, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक को खत्म कर करोड़ों मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम। हम वोट बैंक की नहीं सोचते। और मित्रों, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनाई। समग्र देश के अंदर जहां जहां हाथ में हथियार लेने वाले ग्रुप थे उनको साथ कड़ाई के साथ व्यवहार किया। या तो आप हथियार डाल दो, संविधान की धारा के अंदर आइए, या तो फिर आपके साथ हम कड़ाई से काम करेंगे। और आज धीरे 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 पूरा देश आतंकवाद से मुक्त होना है। 60 करोड़ लोगों को हाशिए पर खड़े हुए, आप सब अच्छे घर से हैं, मुझे मालूम है। मैं आज यहाँ कह दूं कि मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनाया, टॉयलेट बनाया, तो आप फंसोगे कि भाई अमित भाई क्या टॉयलेट की बात कर रहे हो 21वीं शताब्दी में। मगर इस देश के 60 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट नहीं था। वो हर रोज उस घर की बहनें, माताएं शर्मसार होती थी, खुले में कुदरती प्रक्रिया के लिए उनको जाना पड़ता था। आप कल्पना करिए कितनी शर्म आती होगी। मगर कोई सरकार का ध्यान नहीं गया, कोई सरकार का ध्यान नहीं गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक 5 ही साल में देश के हर घर में टॉयलेट देकर करोड़ों माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 13 करोड़ घरों में धुआं धुआं धुआं, चूल्हा फूंकते थे, लकड़ियां टहनियां जलाते थे, कंडे जलाते थे, पूरा घर धुएं से भर जाता था। 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा। गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस 60 साल में नहीं पहुंचा सकी। आज हमने पूरे भारत के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। लाइट पहुंचा दी है, घर पहुंचाने का काम शुरू है। 2022 के पहले सबको घर देने का काम होगा। सबके घर में शुद्ध पीने का पानी, आसाम समेत पूरे भारत में 2022 15 अगस्त के पहले सबके घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को। 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता, लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, आसाम को हमेशा ये अन्याय करते थे। अभी अभी बजट सेशन में बजट पेश हुआ है। एक ही बजट सेशन में आसाम के लिए 53,000 करोड़ की नई सड़क के निर्माण का काम भारत सरकार ने मंजूर किया। 53,000 करोड़। कोई बजट आजादी के बाद ऐसा नहीं है। और 30,000 करोड़ अलग अलग कामों में दिए हैं। 770 करोड़ रुपया
आपदा प्रबंधन के लिए दिए और स्थानीय इकाइयों के लिए 2000 करोड़ रुपया अलग से दिया है पंचायत को मजबूत करने के लिए। तो असम के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे काम किए। पिछले 4 वर्षों में लगभग 20,000 किलोमीटर रोड समाप्त कर दिए और रिफाइनरी 30 साल के लंबे इंतजार के बाद 46,000 करोड़ रुपया रिफाइनरी के लिए इन्वेस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसमें अब आसाम को रॉयल्टी भी मिलने वाली है। हमारी सरकार बनने के बाद एक ही महीने के अंदर 8,000 करोड़ की रॉयल्टी आसाम की बाकी थी। यहां से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भेजा आपने 10 साल तक, भेजाया नहीं भेजा? अरे बोलो तो, भेजाया नहीं भेजा? मगर आपके 8,000 करोड़ वापिस नहीं आए थे। मोदी जी ने 4 ही महीने के अंदर 8,000 करोड़ रुपया आसाम का भेजने का काम कर दिया। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए, गुवाहाटी हवाई अड्डा नया बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया, टीहू में फूड पार्क बनाया, जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया। प्रधानमंत्री जी द्वारा शिव सागर में उनको अपनी भूमि का मालिक बनाने का काम इतने सालों के बाद पहली बार। और मित्रों, कोविड के अंदर भी ढेर सारी सहायता हमने भेजी और मैं प्रशंसा करना चाहूंगा असम सरकार की भी। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा और मुख्यमंत्री दोनों की प्रशंसा करना। जिस तरह से कोविड को हैंडल किया है असम, सबको आश्चर्य, दुनिया भर के लोगों को आश्चर्य। और आज टीकाकरण का काम भी स्वस्थता से चल रहा है। मैंने कल ही पूछा था, 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का काम असम में समाप्त हो चुका है। मित्रों, लगभग 860 करोड़ रुपया गुवाहाटी में नए मेडिकल कॉलेज के साथ लिया है। इसके साथ लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में नए 6 मेडिकल कॉलेज, कुल 7 मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर 70 साल में भी नहीं बने। एक 5 साल के अंदर 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, जिससे आसाम के युवा को डॉक्टर बनने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत न पड़े। कैंसर का एक बहुत बड़ा अस्पताल, मैंने ही इसका भूमि पूजन किया था, टाटा ग्रुप के साथ यहाँ किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और इसके साथ विस्तृत अटल अमृत अभियान, इसको हमने आगे बढ़ाया है और आसाम के लगभग 70% लोगों को कोई भी बीमारी में कितना भी खर्च हो, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और आसाम सरकार देती है। मित्रों, कृषक कल्याण अचोनी, इसकी 3 योजनाओं से ढेर सारा किसान प्रोत्साहन का काम किया है। और हमने सबसे बड़ा काम किया है, मैंने आगे बताया आपको, कि गैंडे की सुरक्षा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, चाय बागान और चाय, आसाम की चाय विश्व भर में बहुत अच्छे से पी जाती है। उसका टेस्ट, कड़क चाय का टेस्ट अगर कहीं है तो आसाम की चाय पत्ती के अंदर ही है। और हमारे चाय बागान हमारी धरोहर है, मगर इसके अंदर काम करने वाले मजदूर, इसके लिए कोई कभी नहीं सोचता था। इस बजट के अंदर मोदी जी 3,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, जिससे उनके रहने के घर, उनके स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर प्रेग्नेंट महिला को 12,000 रुपया असम सरकार दे रही। 7.5 लाख चाय मजदूरों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट खोलकर बिचौलिए के बगैर, उनकी मजदूरी भ्रष्टाचार के बगैर उनके बैंक अकाउंट में सीधी आज जा रही है। और ढेर सारी योजनाएं, पोषण की योजनाएं भी हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनके लिए हमने शुरू की है। मित्रों, मेरा इन शॉर्ट इतना ही कहना है कि चुनाव ये 2 पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आसाम के विकास और आसाम के अंदर कर्फ्यू और आंदोलन का युग वापस लाने का चुनाव है। मुझे विश्वास है आसाम की जनता आसाम के विकास को चुनेगी। आसाम की जनता आतंकवाद मुक्त आसाम को चुनेगी। आसाम की जनता घुसपैठिए मुक्त आसाम को चुनेगी। आसाम की जनता बाढ़ मुक्त आसाम को चुनेगी और आसाम की जनता कर्फ्यू मुक्त आसाम को चुनेगी। मित्रों, ये संदेश लेकर मोदी जी का आप सबको
हर घर में जाना है, हर परिवार में जाना है, हर युवा के पास जाना है और मतदान के दिन असम गण परिषद और भाजपा का चिन्ह है याद कर कर, जहां पर जो भी प्रत्याशी हो उसको जिताने के लिए मशीन के अंदर बटन दबाना है। मगर ये तभी कर सकते हैं कि मेरे साइबर वॉरियर, साइबर योद्धा मेरे पूरा समय आसाम के चुनाव तक का, आसाम के संदेश को पहुंचाने के लिए, मोदी जी के संदेश को पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाने के लिए दे। मुझे बताओ भाई, आप लोगों का मन बन रहा है क्या? जरा जोर से बोलो। आप लोग चुनाव तक एक निष्ठा से भाजपा के प्रचार के लिए काम करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, करेंगे ना? मित्रों, ये चुनाव आसाम के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव आसाम के गौरव का चुनाव है। ये चुनाव आसाम की भाषा, संस्कृति और संगीत को बचाने का चुनाव है। आसाम के साहित्य को बचाने का चुनाव है। कोई अजमल के साथ रहकर, बदरुद्दीन के साथ रहकर आसाम की अस्मिता को नहीं बचा सकता। ये बात हमने घर घर पहुंचानी है। मैं आशा करता हूं कि आज जो लोग टाउन हॉल के अंदर है, वो सभी लोग, और जो लोग वर्चुअल रूप से मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सभी लोग आने वाले दिनों के अंदर आसाम के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद देने के लिए आसाम की जनता के लिए घर घर जाकर हमारा संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आसाम की जनता भी फिर एक बार हमें आशीर्वाद दे। हम आतंकवाद मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, हम घुसपैठिए मुक्त और बाढ़ मुक्त आसाम की रचना का आपको वादा करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और आसाम आजादी के पहले गोपीनाथ जी के जमाने में जिस प्रकार से जीएसटी के अंदर 28% कंट्रीब्यूशन रखता था, वो जगह पर हम फिर से पहुंचे। ये ही हमारा लक्ष्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे